Hello students, welcome to the online platform of Vedant Academy. So here we have started the NCERT series from 9th to 12th of history, and in last two parts we have studied about French Revolution. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और दूसरे पार्ट में हमने देखा कि कैसे वहां पर लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की और कैसे वहां पर राजा की पावर्स को लिमिट कर दिया गया. Now we are moving to the third part कि फ्रांस abolishes monarchy and becomes a republic. कि अब फ्रांस में क्या हुआ कि अब वहां पर राजाशाही खत्म हो गई और completely क्या हो गया, वो रिपब्लिक बन गया. So what is republic? क्या होता है रिपब्लिक? रिपब्लिक इंडिया में भी आप देखते हो, रिपब्लिक डे भी हम लोग मनाते हैं. तो रिपब्लिक का मतलब होता क्या है? तो देखिए, हम इस वीडियो के थ्रू जानते हैं कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, क्या उसकी एक सही डेफिनेशन होती है और फ्रांस कैसे रिपब्लिक बना था और कैसे वहां पर राजाशाही खत्म कर दी गई थी. सो चलिए. फ्रांस abolishes monarchy and becomes a republic. The situation in France continued to be tense during the following years, although Louis XVI had signed the constitution and he entered into secret negotiation with the king of Prussia. जो आपके प्रुशिया के किंग थे, अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. दिस इज प्रुशिया एंड दैट इज पर्शिया. एक पर्शियन किंगडम होती थी और ये प्रुशिया किंगडम है. सो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. तो इसको क्या बोलते थे, इस किंगडम को? प्रश कहाँ पर है ये किंगडम? सो दिस इज रिलेटेड टू जर्मनी. ओके, सो rulers of other neighboring countries too were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. तो देखिए अब क्या हो रहा था, फ्रांस में हलचल मची हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था और राजा का शासन जो है वो कम कर दिया गया था. तो फिर क्या होता है, आसपास के लोग क्या सोचते हैं, जो आसपास के किंगडम्स हैं उन लोगों ने क्या सोचा कि सपोज करिए जिस तरह से फ्रांस में हो रहा है तो अगर हमारे देश के लोगों को भी ये पता चलेगा तो वो लोग भी रेवोल्यूशन करेंगे छोटी छोटी बातों पर. तो इसलिए जो आपके जो किंग थे फ्रांस के, वो नेगोशिएट कर रहे थे आसपास के नेबरिंग कंट्रीज से, जिससे कि वहां के लोगों को हेल्प की जा सके, वहां के राजा हेल्प कर सके इनकी, और जिससे कि उस कंट्री में ऐसा रेवोल्यूशन ना हो और लोगों की जो डिमांड्स है वो फिर से दबा दी जाए. तो इसलिए ये सब हो रहा था. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. और इससे पहले कि वो लोग अपनी चाल में सफल हो पाते कि फ्रांस के लोगों को दबाने के लिए या उनके अगेंस्ट जाने के लिए, तो वहां की जो नेशनल असेंबली थी जिसने पूरा जिसका हाथ था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, उसने क्या किया कि 1792 अप्रैल में वॉर को डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया. Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army. सो जो आपके हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स आए, भीड़ इकट्ठा हुई और सब कहाँ से आए, अलग अलग प्रोविंसेस से आए और आर्मी ज्वाइन कर ली गई. एंड दे सो दिस एज अ वार ऑफ पब्लिक अगेंस्ट द किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप. और इसको क्या देखा गया, इसको देखा गया कि ये लोगों का युद्ध है किसके खिलाफ, राजाओं के खिलाफ, राजाशाही के खिलाफ. तो इसलिए क्या हुआ वहां पर, ये सारे के सारे यूरोप में इस युद्ध को इसी तरह से देखा गया. एंड अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग, जैसे जब इंडियन इंडिपेंडेंस हो रहा था तो यहाँ पर भी पैट्रियोटिक सॉन्ग चलते थे, तो ऐसे ही फ्रांस में उस टाइम पे देशभक्ति गीत चल रहे थे जिसको हम बोलते हैं मर्सिलीज, कंपोज्ड बाय द पोएट रॉजेट. तो आपके जो रॉजेट भाई साहब थे उन्होंने क्या किया, ये एक गीत चलाया, एक देशभक्ति गाना था वहां पे जिसको बोलते हैं मर्सिलीज, और इसको आज हम क्या बोलते हैं, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस जाना जाता है ये. सो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस का क्या नाम है. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट. तो इससे हमें पता चलता है कि आसपास के राजा हेल्प करना चाहते थे लुइस 16 की कि वहां के लोगों को उनकी बातों को दबाया जा सके, लेकिन लोगों ने क्या किया, उसी के खिलाफ वॉर को डिक्लेयर कर दिया गया. और उससे फिर क्या होता है, लोग हजारों की भीड़ में इकट्ठा हुए और उन्होंने
उनके खिलाफ युद्ध को डिक्लेयर कर दिया। द रेवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। उससे इकोनॉमिक डिफिकल्टीज भी आती हैं क्योंकि युद्ध होता है तो उसके साथ साथ अपनी अपनी डिफिकल्टीज आती ही आती हैं। While the men were all away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. ठीक है, तो मैन क्या कर रहे थे? मैन जो है वो आपके युद्ध सीमा पर लड़ रहे हैं, तो घर में औरतें क्या कर रही हैं? वो कमा रही हैं, अर्निंग कर रही हैं अपने जीने के लिए। और यही होता है कि वोट में सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होता है? घर पे आपके बीवी बच्चे, औरत और बच्चे हमेशा इफेक्टेड होते हैं। आप लोग किसी भी आर्मी में या किसी भी वर्ल्ड वॉर 1-2 उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा इफेक्टेड वुमेन एंड चिल्ड्रन होते हैं। Large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further, and as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of society, so political clubs became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their form of action. तो क्या हो रहा था कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 का, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसने सिर्फ रिचर सेक्शन को ही पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू वोट दिया था। बाकी पॉपुलेशन क्या कर रही थी? अब जिनके पास जो रिचर सेक्शन है वो क्लब्स बना रहे थे, वहां पर पॉलिटिकल चीजों को डिस्कशन हो रहा था, उन सब का एक फैशन सा चल पड़ा था वहां पर। तो क्या ये सही था? द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वर जैकोबिन। और उसमें से एक क्लब का नाम था जैकोबिन। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्लब था जिसका नाम था जैकोबिन एंड विच गोट इट्स नेम। इसका नाम कहाँ से आया था? फॉर्मर कन्वेंट ऑफ सेंट जैकोबिन पेरिस। ठीक है, तो वहां से आया था। कॉन्वेंट क्या होता है? जो आपका चर्च से रिलेटेड हो, तो ये वहां से नाम हमें मिला था। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर, और वुमेन ने भी अपने अपने क्लब्स जो है वो बना लिए थे। एंड नाउ वी विल रीड उनकी एक्टिविटीज क्या थी, उनकी डिमांड क्या थी, उन क्लब्स में क्या डिमांड्स थी, क्या एक्टिविटीज होती थी, तो वो सब हम अब आगे जानेंगे। अभी तक हमने क्या समझा है कि वहां पर लोग क्या कर रहे थे? कुछ लड़ रहे थे, वुमेन अपनी लिविंग के लिए लड़ रही थी, वहां पर जो मेंस थे वो आपके फ्रंट पे लड़ रहे थे। तो यही सब चल रहा था, क्लब्स बन रहे थे, पॉलिसीज वहीं पर डिस्कस हो रही थी, और उसी में से एक फेमस क्लब है जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। आगे चलकर ये कैसे सरकार बनाएंगे वो भी हम आगे देखेंगे, एंड दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। सो नाउ the members of Jacobin Club belonged mainly to the less prosperous section of society. और जो आपका जैकोबिन क्लब था वो थोड़ा लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, वो ऐसे रिचर सेक्शन नहीं था। सो दे इंक्लूडेड, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड था? आपके शॉपकीपर्स है, जैसे आपके आर्टिशंस, जैसे शू मेकर्स हो गए, आपके जैसे पेस्ट्री कुक्स हो गए, वॉच मेकर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, और सर्वेंट्स हो गए, डेली वेज वर्कर, मतलब जो भी आपके लोअर मिडिल क्लास वाले टाइप का जितना भी आपका सारे वर्क आते हैं, उन सब का एक क्लब था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। एंड अ लार्ज, और उनका लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अ लार्ज, इसको भी नाम याद रखना है इसका, ये जैकोबिन क्लब का लीडर था। A large group among Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers, and this was to set themselves apart from the fashionable section of society, especially nobles who wore knee breeches. जो नी तक वो ब्रिजेस पहनते हैं ना, वो ऐसे नी तक ब्रिजेस पहनते थे। तो उन सब से अपने आप को अलग दिखाने के लिए उन लोगों ने क्या स्टार्ट किया? उन लोगों ने लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनने स्टार्ट किए। लाइक दिस स्ट्रिप्ड होती थी और ट्राउजर्स वो इस तरह से पहनते थे। और जो लोग नी ब्रिजेस वाले थे, जो आपके नोबल्स होते थे, वो यहाँ तक आपने देखा भी होगा, जो ब्रिटिशर्स में भी आप देखते हो यहाँ तक के ब्रिजेस पहनते हैं, उनको नी ब्रिजेस बोलते हैं, और ये पहनते थे स्ट्रिप्ड। तो ये क्या, इन्होंने अपना एक ड्रेस कोड डिसाइड किया था ताकि हम उन लोगों से अलग दिख सके। दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड। And this is the word that building belonging to a community devoted to a religious life, जो चर्च वगैरह से रिलेटेड थे वहां पर। Diagrams are very important here. So
So this was a way of proclaiming the end of the power wielded by wearers of knee breeches. कि ये चीज क्या दर्शा रही थी कि जो नी ब्रिजेस पहनते थे अब हम उनसे आजाद हो चुके हैं. वी हैव our dress up, our rules. So these Jacobins came to be known as the sans-culottes, literally meaning those without knee breeches. So this is about just knee breeches. और वुमेन जो थी वो इस चीज के लिए अलाउड नहीं थी, वुमेन को ये सब अलाउड नहीं था. In the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. अब 1792 में क्या होता है? 1792 में क्या होता है? लोग किस चीज के गुस्से में थे? हाई प्राइस ऑफ ब्रेड के लिए. तो वहां पर क्या होता है कि जो लोग थे वो इकट्ठा हुए थे, एंग्री थे, शॉर्ट सप्लाई हो रही थी, प्राइसेस जो था वो बहुत ज्यादा हो रहा था, लोगों में गुस्सा था. तो जैकोबिन ने क्या स्टार्ट किया? एक वायलेंट एक्शन प्लान किया. इंसरेक्शन मतलब एक वायलेंट एक्शन प्लान किया. इंसरेक्शन मतलब वायलेंट एक्शन. So on the morning of August 10, they stormed at the palace of Tuileries, massacred the king's guard, and held the king himself as hostage for several hours. वो किंग के पैलेस में घुस गए, किंग के गार्ड्स को मार दिया और किंग को अपने लिए अपने पास हॉस्टेज बनाकर रख लिया कुछ घंटे के लिए. एंड उसके बाद असेंबली ने क्या किया कि जितनी भी ये रॉयल फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं सबको जेल में डाल दो. Elections were held, and from now on, all men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. और यहाँ से क्या हुआ कि जितने भी men हैं, only men. Here I'm talking about men. Women को अभी भी right to vote नहीं मिला था, but उसके wealth के according नहीं, बल्कि उसके age के according कि जितने भी लोग मतलब जितने भी men हैं above 21 years, they can vote, and this was their right to vote. So यहाँ से हमें मिला राइट टू वोट. किंग को जेल हो गई तो जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली बनी उसको बोला गया कन्वेंशन. दिस इज कॉल्ड कन्वेंशन. एंड ऑन 21 September 1792 it abolished the monarchy and declared France a republic. फ्रांस बन गया रिपब्लिक. क्या होता है रिपब्लिक? जहां पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, वोट से गवर्नमेंट आई, जहां पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड लीडर है बाय द पीपल. सो as you know, a republic is a form of government where the people elect the government, including the head of the government, head of the state. Okay, so now tell me in the comment section कि हमारे आसपास इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में क्या सारे कंट्रीज रिपब्लिक है या कुछ नहीं है, और है तो वहां पर किस तरह का आपका राजाशाही या किस तरह की गवर्नमेंट चलती है. सो इस सब चीजों के बारे में टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. नाउ फ्रांस तो बन गया रिपब्लिक. फ्रांस बन गया रिपब्लिक. अब उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी है और उसकी जो गवर्नमेंट है वो लोगों ने वोट देकर डिसाइड किया है. वहां पर अब बाय बर्थ कोई भी राजा नहीं बनेगा. सो अब हम बोल सकते हैं कि जो फ्रांस था दैट बिकेम रिपब्लिक. नाउ देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्की. सो इस सब चीजों के बारे में आप खुद भी देख सकते हैं. नाउ लुई 16 was sentenced to death by the court on the charge of treason. treason क्या होता है? देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया उस पे, betrayal of one's country or government, and 1793 में उसको पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया. और किस प्लेस पे? एट द प्लेस डेला कॉनकॉर्डे, इस पे. उसके बाद थोड़े दिनों बाद जो क्वीन थी उसको भी सेम फेट से गुजरना पड़ा. तो राजा भी मर गया, रानी भी मर गई, कहानी खत्म हो गई? नहीं, फ्रांस में एक नई कहानी शुरू हो गई. अब देखिए वहां पर एक नई गवर्नमेंट बनी थी, पहली बार गवर्नमेंट बनी थी, और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि किसको कैसे हैंडल करना है. तो कुछ दिक्कतें तो आई होंगी. तो क्या दिक्कतें थी और उन दिक्कतों को फिर कैसे दूर किया गया, चलिए देखते हैं. द रेन ऑफ टेरर, डर का राज्य.
The period from 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror. How? Robespierre followed a policy of severe control and punishment. Robespierre कौन थे? अभी अभी हमने पढ़ा था. He was the leader of Jacobin Club, जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की थी. And he was very, उनकी पॉलिसी थी पनिश करने की. कुछ भी हो सीधा पनिश करो. Punishment. All those whom he saw as the enemies of the republic, उसमें चाहे एक्स नोबल्स हुए, आपके क्लर्जी जो आपके चर्च से रिलेटेड थे, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज हुए, और उसकी खुद की पार्टी के मेंबर जो उसके साथ एग्री नहीं होते थे, उनको अरेस्ट करते थे, जेल में डालते थे, एंड देन ट्राइड बाय रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, उसके फिर उनको ट्रायल पे डालते थे, और अगर कोर्ट ने उनको गिल्टी फाउंड कर लिया, देन दे वर गिलोटेंड. और ये क्या होता था? ये एक ऐसा टूल था, ऐसी डिवाइस होती थी जिसके दोनों तरफ पोल्स होते थे, ब्लेड होता था, और उससे फिर उसका सर काट दिया जाता था, लाइक दिस. सो इट वाज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलोटिन हु इन्वेंटेड इट. तो एक ऐसी डिवाइस थी जिससे वो उनको बिहेडेड कर देते थे. ठीक है, तो अगर कोई भी हल्का सा भी उसकी नजर में कोई भी गुनहगार होता था, गिल्टी होता था, उसकी सजाए मौत हो जाती थी. तो क्या ऐसे चली जाएगी? किसी भी गवर्नमेंट को ऐसे चलने देंगे कुछ टाइम तक के लिए? वो लोग तो राजा से ही परेशान थे, अब ये तो और बुरा हाल हो गया. उस टाइम पर तो वो सिर्फ अपने खाने के लिए लड़ रहे थे, अब तो जान की भी बात आ गई है. या तो एग्री होना पड़ेगा, अदरवाइज तो आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा. तो लोगों में डर बैठ गया था. सो रॉबर्टस्पियर गवर्नमेंट इश्यूड लॉज, और लॉ बनाने लगी वो. कैसे कैसे लॉज बने? लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग on wages and price. Meat and bread were rationed. Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at the price fixed by the government. अब सब कुछ गवर्नमेंट फिक्स कर रही है, प्राइस भी गवर्नमेंट फिक्स कर रही है, लॉज भी गवर्नमेंट बना रही है. तो जो यूज हो रहा था, यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन. All citizens were required to eat the equality bread, a loaf made of whole wheat. Equality was also sought to practice through the forms of speech and address. Instead of the traditional monsieur, जिसको सर बोलते हैं, and madame, all French men and women were henceforth citoyen and citoyenne. This is in French. They are citizens. कि अब कोई भी मैडम नहीं है, कोई भी सर नहीं है, फ्रांस का जो भी नागरिक है सब इक्वल है, और they all are citizen. चर्चेस वर शट. अब चर्चेस को बिल्कुल ही बंद कर दिया, या तो चर्च की इतनी चल रही थी या फिर बिल्कुल ही बंद कर दिया. चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस. और चर्चेस को बैरक्स में, ऑफिसेस में कन्वर्ट कर दिया गया. एंड देन व्हाट ही डिड? Then he pursued his policy so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. कि उसके जो supporters थे वो भी अलग अलग चीजों की डिमांड करने लगे कुछ ठीक करने की. And finally he was convicted by a court in July 1794, arrested and on the next day sent to the guillotine. और उसका भी फिर वही हाल हुआ जो उसने लोगों के साथ किया था. तो जो उसके supporters थे जब वही उसके खिलाफ होने लगे, उनको उसकी जो पॉलिसीज थी उनको भी पसंद नहीं आ रही थी, तो फिर क्या हुआ? वो भी कन्विक्टेड हो गया, और फिर उसको भी ऐसे ही क्या कर दिया गया? गुलोटन के पास भेज दिया गया कि उसका भी सर कलम कर दो. ये डिवाइस अच्छी बनी थी. डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? इज दिस द वे टू रूल, और इज दिस द वे टू मेक द पॉलिसी कि आपको कुछ भी लगे तो उसको डायरेक्टली ट्रायल पर भेज दीजिए और मार दीजिए? इज दिस द वे कि आपकी कंट्री चलेगी? व्हाट यू थिंक अबाउट दिस? क्या हमारे इंडिया में भी ऐसा कभी हुआ है? इफ यू नो एनीथिंग अबाउट इट, कि किसी राजा के समय पर ऐसा हो रहा हो या किसी के भी काल में ऐसा हुआ हो, सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड देन आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ओवर देयर. सो उसके बाद क्या होता है? देन अगेन अ डायरेक्टरी रूल फ्रांस. तो क्या हुआ? राजा था, राजा से कॉन्स्टिट्यूशन बना, और कॉन्स्टिट्यूशन में राजा की पावर्स लिमिट कर दी गई. लोगों ने अपने हाथ में सत्ता ले ली, अपने क्लब्स बनाकर अपने हाथ में सत्ता ले ली, और क्या किया?
उसको संभालना ही नहीं आया। और फिर अगेन क्या हुआ, जो लीडर था वो मार दिया गया। एंड अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। The fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle class to seize power. A new constitution was introduced which denied the vote to non-propertied sections of the society. It provided for two elected legislative councils. These then appointed a directory, a executive made of 5 members, and this was meant as a safeguard against the concentration of power in a one-man executive as under the Jacobins. However, the directors often clashed with the legislative councils, who then sought to dismiss them, and the political instability of the directory paved the way for the rise of a military dictator Napoleon Bonaparte. And this is very important. ये नाम आप सब ने सुना है। तो कैसे आई है पावर में? ठीक है, जैकोबियंस वाली गवर्नमेंट चल रही थी आपकी। जैकोबियन गवर्नमेंट को क्या किया, उसका फॉल हो गया। तो इससे क्या हुआ, जितनी भी वेल्दी और मिडिल क्लास थी आपकी, उसने पावर सीज कर ली गई। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया, मतलब कि जैकोबियन गवर्नमेंट का जो है फॉल हो गया। तो जितनी भी आपकी वेल्दियर मिडिल क्लास थी उसका थोड़ा राइज हो गया, उसमें आपकी जितनी भी आपकी पावर्स थी वो सीज कर ली गई। एंड उसके बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जो डिनाइड कर दिया जिसने कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है दे आर नॉट फॉर द वोटिंग, उनको वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। जिसके पास प्रॉपर्टी है, जैसे पहले होता था, उसी को वोट का अधिकार है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो यू कांट वोट। सो उसके बाद एक डायरेक्टरी को अपॉइंट किया गया जिसमें एक एग्जीक्यूटिव बना 5 मेंबर्स का। और ऑफन जब उनमें कोई भी बात होती थी तो क्लैशेस होते रहते थे। तो इससे क्या राइज हुआ, जो मिलिट्री डिक्टेटर लोग थे उनका पावर लेने का समय आ गया। और उसमें एक डिक्टेटर का नाम आता है नेपोलियन बोनापार्टे, जिसने वहां पर राज्य किया। And through all these changes in the form of government, the ideals of freedom, of equality before the law, and of fraternity remain inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century. दो देखिए, आपकी बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, सबको समझ आ रहा है कि चेंजेस हो रहे हैं। और कुछ भी आप देख लीजिए, आप कहीं पर भी कोई भी चेंज देख लीजिए, तो जब कोई भी चीज नहीं होती है तो शुरुआत में ऐसे ही होता है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू द एग्जांपल ऑफ कोरोना। हमें शुरुआत में नहीं पता था कैसे संभलना है, तो लोग उसकी चपेट में आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हम उस चीज को संभालना बचना सीख गए। तो इसी तरह से जब वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, उसको चलाना कैसे है, गवर्नमेंट बनानी कैसे है, उसको समझना कैसे है, लोगों तक पहुंचना कैसे है, यह सब नहीं हुआ था। सपोज करिए आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको एक बढ़िया सी नई बुक लाकर रख दी, किसी में से आपका एग्जाम आएगा, बट आप उसको नहीं पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन नहीं होगा। सो यू नो हाउ टू रीड, हाउ टू लर्न। सो ऐसे ही था कि आपको उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। एंड दैट्स वाई फिर क्या हुआ, ठीक है, फिर भी कितने भी चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन से पूरे यूरोप को और फिर पूरी दुनिया को क्या मिला, फ्रीडम, लिबर्टी, इसको हम बोलते हैं फ्रीडम मिली, जो हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंच रेवोल्यूशन का लिया हुआ है। इक्वालिटी मिली, इक्वालिटी बिफोर लॉ की, आपके ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, जो आपका लॉ है उसके लिए सब बराबर है, कोई गरीब है अमीर है कुछ भी है, ऑल आर इक्वल। एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी आपका भाईचारा, ये आप हमारे प्रियम्बल में भी पढ़ते हैं, ये हमारे भी प्रियम्बल में तीनों चीजें हैं। तो ये कहाँ से आई है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया को 3 चीजें दी, आपकी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सो इसके लिए उसको हमेशा याद रहेगा,
वो यूरोप में भी आया और पूरे के पूरे वर्ल्ड में यहाँ से मिला, लोगों को इंस्पिरेशन मिली वहां से। तो अब क्या हुआ, पहले क्या होता था, पहले था आपका राजा, राजा से बना आपका कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें राजा को कर दिया लिमिट। फिर आपका बना जैकोबिन गवर्नमेंट, जैकोबिन गवर्नमेंट, जैकोबिन गवर्नमेंट गिर गई, फॉल हो गया, और यहाँ से आया फिर मिलिट्री, मिलिट्री रूल आप बोल सकते हो, या मिलिट्री डिक्टेटरशिप, और यहाँ से आपका नाम आया नेपोलियन बोनापार्टे। अब देखिए जैकोबिन वाले पनिश कर रहे थे, मिलिट्री वाले क्या करेंगे। अब नेपोलियन बोनापार्टे ऐसा क्या करेगा कि जिससे लोग उसकी सुनेंगे भी, और बाद में फिर अपनी ही पॉलिसीज की वजह से क्या होता चला जाएगा, एंड एट लास्ट हमें क्या मिलेगा। सो लेट्स सी। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, क्या वुमेन ने भी रेवोल्यूशन किया था, क्या वुमेन रेवोल्यूशनरी थी उस टाइम पर। तो क्या हो रहा था, वुमेन को तो ना राइट टू वोट था, वॉर में भी वो नहीं जा रही थी, घर पे ही रह रही थी, बट सफर सबसे ज्यादा हो रही थी। तो वुमेन का क्या रोल रहा इस रेवोल्यूशन के दौरान, बिकॉज आपका कोई भी एग्जाम आता है, कोई भी पेपर आता है, जब आप मेंस लिखते हो या जो भी है, तो उसमें आपका क्या आता है, एक रोल ऑफ वुमेन, रोल ऑफ चिल्ड्रन, एक पर्टिकुलर रोल आता है, या एज अ सिटीजन, एज अ वुमेन आपका उसका क्या रोल रहा था उस टाइम पे, वुमेन का क्या रोल रहा था रेवोल्यूशन में। तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर दैट। From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in फ्रेंच सोसाइटी। ठीक है, तो वुमेन शुरू से ही आपका एक्टिव पार्टिसिपेंट रही थी, और उनको ये भी लगता था कि उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेगी टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइव्स, की जिससे उनकी जो लाइफ है उसमें कुछ सुधार आ पाएगा। एंड मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग, और जो थर्ड स्टेट की वुमेन थी उनको अपनी लिविंग के लिए काम करना पड़ता था, कभी सब्जी बेचती थी, तो कभी लॉन्ड्री का काम करती थी, वेजिटेबल्स बेचती थी, ये सब वो काम करती थी। एक्सेस टू एजुकेशन उनके पास नहीं था, कोई जॉब ट्रेनिंग नहीं थी, सिर्फ नोबल्स के जो बच्चे थे, बेटियां थी, और उसमें भी जो थर्ड स्टेट के वेल्दियर मेंबर्स थे उन सबको ही कॉन्वेंट पर स्टडी करने का अधिकार था। एंड उसके बाद फिर क्या होता था, आफ्टर विच देयर फैमिली अरेंज्ड अ मैरिज फॉर देम। वर्किंग women had also to care for family, that is to cook, fetch water, queue up for bread and look after their children। उनको खाना भी बनाना है, पानी भी लाना है, ब्रेड के लिए भी लाइन लगा के खड़ा होना है, उसको भी लेना है, और बच्चे के लिए भी देखना है, और चाहे वो कितना भी काम कर रही है, लेकिन उनको जो वेजेस मिल रहा है वो मैन से कम मिल रहा है। In order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs। और फिर उसके बाद क्या किया, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने डिस्कस करना शुरू कर दिया अपने बारे में, और उन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, न्यूज़पेपर्स वगैरह स्टार्ट किए, एंड अबाउट 60 वुमेन क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज, और 60 क्लब्स बन गए। So the Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous of them। और उसमें से जो 60 क्लब्स बने थे उसमें से आपका मोस्ट फेमस था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। उनकी डिमांड क्या थी कि हमें भी सेम पॉलिटिकल राइट्स मिले जो मैन के हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में भी उन्हें पैसिव सिटीजन बना दिया। पैसिव सिटीजन कौन थे, जिसको राइट टू वोट नहीं था। देन दे डिमांडेड राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, उनको असेंबली में जगह दी जाए, पॉलिटिकल ऑफिस में जगह दी जाए। ओनली देन दे फेल्ट कि उनके लिए भी नई गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है। सपोज करिए आज के टाइम पे अगर वुमेन के लिए गवर्नमेंट काम नहीं करती है, तो वुमेन अपने हक के लिए लड़ेगी ना भाई, कि हमें तभी तो लगेगा, जब हमारे हक की बात होगी तभी तो हमें लगेगा कि गवर्नमेंट हमारे लिए काम कर रही है। तो यही सेम डिमांड उस टाइम पर इन लोगों की थी। In the early years, the revolutionary government did introduce laws that helped improve the life of women
टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूलिंग कंपल्सरी कर दी गई, एंड उसके बाद उनके जो फादर्स थे उनको फोर्स नहीं कर सकते थे। मैरिज जो है वो एक मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। आपकी जो मैरिज थी वो एक सिविल लॉ के अंतर्गत उनको रिकॉर्ड किया जाने लगा। डिवोर्स को लीगल कर दिया गया, एंड उसके बाद वो पहले क्या था कि सिर्फ मेन डिवोर्स फाइल कर सकते थे, बट अब लीगल कर दिया गया और उसको दोनों में से कोई भी फाइल कर सकता था। एंड उसके बाद अब वुमेन को ट्रेन किया जाने लगा जॉब्स के लिए, और अब वो कुछ अपना स्मॉल बिजनेस भी चला सकते थे। वुमेन का जो स्ट्रगल रहा है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए वो चलता ही गया ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, जो 1793 एंड 1794 का टाइम था। गवर्नमेंट ने क्या लॉ इशू किया कि जितने भी सारे के सारे आपके पॉलिटिकल क्लब्स बने हैं उनको सबको बैन कर दो। जैकोबिन्स ने वो सारे के सारे बैन करा दिए गए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए उनको बैन कर दिया गया, और कितनों को तो अरेस्ट कर दिया गया, उनको मार दिया गया, ये सब होता रहा। वुमेन्स वो मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस continued for the next 200 years in many countries of the world। लगभग 200 साल के लिए भी, लगभग 200 साल से इक्वल वेजेस मिले, वोटिंग राइट्स मिले। बहुत सारी कंट्रीज में 200 साल तक उनका मूवमेंट चलता रहा है, उनका संघर्ष चलता रहा है, तब जाकर मिला है। एंड लेट मी नो कि इंडिया में वुमेन को वोटिंग राइट कब मिला, टेल मी। The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th century and early 20th century। और उसमें हम दे सकते हैं the example of political activities of French women during the revolutionary year was kept alive as an inspiring memory, and it was in 1946। देखिए हम बात करें 1791 से और आप बात करिए 1789 से, और राइट टू वोट कब मिला, 1946 में। सो नाउ यू कैन सी दैट कि इतनी गवर्नमेंट्स आई, क्या किसी को भी ये नहीं लगा कि वुमेन भी एक्टिव सिटीजन्स है। सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ वुमेन एट दैट टाइम। और अभी भी हालात कुछ सुधरे नहीं है, कुछ जगह पर सुधर रहे हैं, कुछ जगह पर और भी बदतर है। सो एंड दिस स्टार्ट्स विद द सोसाइटी, इन विच सोसाइटी यू आर लिविंग। सो they are also the active citizens। इनका नाम आता है, एंड इसमें आपको दिया भी हुआ है, द लाइफ ऑफ अ रेवोल्यूशनरी वुमेन ओलंपे डे गॉर्जस 1748 से 1793 तक। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था। इन्होंने एक पूरा डिक्लेरेशन दिया था हमें क्या क्या राइट्स चाहिए, एंड दैट आर अवेलेबल इन योर एनसीईआरटी बुक्स, यू कैन रीड इट। कि उस टाइम पर भी जो रेवोल्यूशनरी महिला थी उनकी सोच कहाँ तक थी, कितने आगे तक वो सोचती थी। एंड दिस वाज द बेसिक राइट्स जो उन्होंने सेट किए थे, ये होना चाहिए। सो दिस यू कैन इजीली। उसके बाद हमारे पास आता है द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी वहां पर कैसे खत्म हुई, ये सब था आपका वुमेन के बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि फ्रांस में या उसके आसपास स्लेवरी को कब खत्म किया गया, और क्या एक बार खत्म होने के बाद वो एज इट इज खत्म रही या फिर से दोबारा किसी ने रीइंट्रोड्यूस किया। So this was about today's video, which we have discussed about the complete Republic of French society, about the condition of women in French society. Now we are going to discuss in the next part about the abolition of slavery, and we are going to complete the complete chapter in the next video. So if you like the video, then please do subscribe, comment and share, and if you want some change and if you want to suggest something, then please let me know in the comment section. Thank you very much.